मेरी बेटी शायद 15-16 साल की थी, तब वो हरियाणा प्रदेश के लिए बास्केटबॉल खेली। तो वो भी खेल कूद में तेज है। जब उसको यहाँ आना था एक कैंप के लिए, सर्दी का समय था, मैं भेजना चाह रही थी कि जाए, बाकी बच्चों के साथ अच्छी तरह से खेले सीखे। तो मैंने कहा मैं छोड़ आती हूँ। मैं यहाँ आई, सोनेपत के पास एक जगह थी जहाँ पे स्कूल में एक कैंप था, कोचिंग का कैंप था। तो सुबह छोड़ना था और शाम को बेटी को घर ले जाना था। तो मैंने सोचा अगर मैं कैंप में जाऊंगी तो सबको पता चलेगा कि ये किसकी बेटी है। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मैं थोड़ा दूर उसको छोड़ देती हूँ और वो चली जाएगी और शाम को मैं आके ले लूंगी, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरी बेटी है, सब की तरह समान तरह से उसके साथ व्यवहार होगा। तो मैंने बेटी को छोड़ दिया सुबह पाठशाला में। यहाँ सोनेपत के पास एक सरकारी पाठशाला थी शायद, और मैंने सुरक्षा कर्मियों को कहा कि अपनी गाड़ी हम किसी खेत के पास लगा देते हैं, गाड़ी में रुक जाएंगे पूरे दिन। तो बैठी थी मैं गाड़ी में, कुछ 1-2 किलोमीटर दूर था पाठशाला से, और मैंने खेतों में देखा कि एक दादाजी खेत में काम कर रहे हैं। तो मैंने सुरक्षा कर्मियों को कहा आप यहीं ठहरो, मैं जाके जरा बात करती हूँ। मैं चली गई खेत में उनसे बात करने के लिए। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, सुरक्षा कर्मी दूर थे। बातचीत हुई, मैंने कहा मुझे सिखा दीजिए कटाई करना। कटाई कर रहे थे तो थोड़ा सिखाया मुझे, थोड़ी सी कटाई मैंने उनके साथ कर ली। उन्होंने सोचा होगा ये शहर की लड़की है, थक गई होगी, धूप बहुत है। तो कहा कि बेटा घर चलो मेरे साथ, घर में चाय पिलाएंगे, थोड़ा सा आराम कर लेना। मुझे भी लगा कि पूरे दिन इंतजार करना है, तो चलो इन्हीं के घर चले जाती हूँ, दादू जी के साथ चली जाऊंगी, वहीं बैठ जाऊंगी, पूरा दिन इंतजार करना है मुझे। तो दादू के साथ मैं घर चली गई। मुझे घर ले गए अपने। घर में दादी जी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, बहुएं थी। मुझे खाना खिलाया, पराठे सारी बातें बताए कि कौन कहाँ पढ़ता है, कौन किसकी नौकरी कहाँ है, सारी चीजें मुझे एकदम अपना लिया। मतलब अभी अभी मिले थे, मुझे जानते नहीं थे, अपने परिवार समान घर ले गए, अपनाया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, खूब बातें हुई कि किस तरह से क्या करते हैं, क्या होता है, अपना जीवन कैसे गुजारते हैं। तभी 4-5 घंटे बीत गए, मुझे पता भी नहीं चला। 4-5 घंटों बाद उनका बेटा घर आया। अब इत्तेफाक का है, तो मैंने कहा नहीं था, मैंने कुछ कहा नहीं था उनको, तो मुझे भी अचानक मुझे लगा, मैंने कहा हाँ। तो फिर तो सबने और भी गले लगाया, और फिर दादी जी की बात की, पिताजी की बात की, और हमारी एक दोस्ती हो गई। देखिए 8 से 10 साल बीत गए हैं। जब जब मेरी रैली आसपास लगती है तो उनका बेटा मनोज कभी कभी दादू जी को ले आते हैं मेरे से मिलने, कभी कभी मेरे घर भी आते हैं। जब जब मेरे घर आए तब कभी खाली हाथ नहीं आए, गन्ना लाए, घी लाए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाए, कपड़े लाए। और दादी जी सीधे मेरी रसोई में गई और पराठे बनाने लग गई, सबके लिए खाना पकाया। तो एक अपनापन जो था वो एकदम बन गया। और मुझे अक्सर लगता है कि यही है हरियाणा, यही है हरियाणा की जनता, यही है आपकी संस्कृति, यही है आपके संस्कार। और एक और बात बता देती हूँ कि उन 8 सालों में मेरे से एक चीज नहीं मांगी। कुछ भी मांग सकते थे, जब हमारी सरकार थी केंद्र में तो ठीक है, लेकिन सरकार न होते हुए भी कुछ भी मांग सकते थे, ये नौकरी दिलवा दो, एक काम करा दो। कुछ नहीं मांगा आज तक मेरे से, सिर्फ मुझे प्रेम दिया है। और मैं समझती हूँ हमेशा कि जो आपका प्रदेश है और मेरा परिवार है, उसके बीच जो रिश्ता रहा है, उसी का प्रतीक ये मेरा एक छोटा सा रिश्ता जो इस एक परिवार के साथ है वो है। एक और बात बताती हूँ, मेरी बच्ची फिर हरियाणा के लिए खेली और उसके साथ 10 और लड़कियां थी जो उसकी टीम में थी। यहाँ से दूर जाना था पौंडीचेरी, चेन्नई से भी आगे, मद्रास से भी आगे। वो लड़कियां गई, मैं भी साथ साथ चली गई। मैंने कहा मम्मी हूँ, जाना चाहिए। बाकी एक और लड़की थी जिसकी माताजी साथ में थी। बाकी सारी जो लड़कियां थी गांव की लड़कियां थी, खूब मेहनत करके आगे बढ़ी थी। उनके माता पिता नहीं आए उनके साथ। वो वहां पे 4-5 दिन जो टूर्नामेंट थी उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। बहुत गर्मी थी उस समय, मेरे ख्याल से 44-45 डिग्री की गर्मी थी। और जो मेरी बेटी की टीम की कैप्टन थी उसका नाम रितिका था। छोटी सी लड़की थी, विनेश की तरह, तुम्हारी तरह छोटे बाल थे उसके। 102 बुखार था उस लड़की को, लेकिन वो खेलती रही, रुकी नहीं। डांट खाई उसने अपने कोच से। टीम को जिताने के लिए उसने इतना परिश्रम किया। मेरी बेटी घर आके मुझे कहती है, माँ 102 बुखार था उसको,
अगर मुझे बुखार होता तो तुम घर ले आती, बोलती कि ले जाओ अभी नहीं खेलना है। वो अकेली थी, वो लड़ी, संघर्ष किया उसने, हमारी पूरी टीम उसके साथ खड़ी थी, लेकिन वो अकेली लड़की 102 बुखार लेकर वो खेलती रही, वो रुकी नहीं। तो मैं समझती हूँ कि हर लड़की, हरियाणा की हर लड़की के दिल में ये आग है। हर बेटी ने संघर्ष किया है अपने अपने तरह से। आप सब बड़ा करते हो, पालते हो, पोसते हो, किसी कैंप में भेजते हो, स्पोर्ट्स के लिए भेजते हो, आगे बढ़ाने के लिए आप संघर्ष करते हो, भरोसे के साथ भेजते हो। मैंने भी जब जब अपने बच्चों को भेजा है, चाहे स्कूल में, पाठशाला में, कोचिंग कैंप में, तो कुछ भरोसा होता है अध्यापकों पे, कोच पे, आगे जो संस्था है उस पे भरोसा होता है कि चलो हम भेज रहे हैं अपने बच्चों को, आप कम से कम हमारे बच्चों की हिफाजत कर लोगे। बच्चा भी देश के लिए, प्रदेश के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, खेल रहा है। पूरे देश को गर्व होगा अगर जीतेगा, तो उसकी हिफाजत करिए। यही उम्मीद रखते हैं माँ बाप, है ना, माताएं बैठी हैं बहुत, यही उम्मीद रखती हैं आप। विनेश के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसके माँ बाप ने भी पूरे भरोसे के साथ उसको भेजा, संघर्ष किया, लड़ी, ओलंपिक्स तक पहुंच गई और उसका संघर्ष का फल भी उसे मिला, मेडल मिला। पूरे देश को गर्व महसूस हुआ, पूरा देश खुश हुआ, सबने कहा हमारी बेटी है। जीत के समय आई, प्रधानमंत्री जी ने घर बुलाया, चाय पिलाई, फोटो खिंचवाई, भाजपा के तमाम नेता, सारे जितने भी भाजपा के लोग थे, सबने कहा कि देखो मोदी जी हैं तभी मेडल जीत रहा है भारत। पूरी मीडिया ने भी कहा, सब खुश थे, सबको गर्व था। हम लोगों ने देखा नहीं, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी नहीं है, हमारे देश के लिए कोई मेडल लाया है। और इतना संघर्ष करके हमारी लड़कियां, हमारी बहनें गई हैं, हम सबको गर्व महसूस हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, वो भरोसा तोड़ा गया। वो भरोसा जिसके साथ विनेश के माँ बाप ने उसको भेजा होगा, वो भरोसा जो विनेश के दिल में था अपनी सरकार के प्रति, अपने ओलंपिक्स के एसोसिएशन के प्रति, जिसके साथ वो इतनी दूर किसी और देश में जा रही थी अकेले, वो भरोसा टूटा। और क्यों टूटा? क्योंकि विनेश और उसके साथियों के साथ अन्याय किया गया। और जब विनेश ने अन्याय देखा तो खड़ी हो गई। और ये भी हरियाणा का स्वभाव है, ये आपका स्वभाव है, ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी परंपरा है। आपने अपने बच्चों को इसी परंपरा के तहत बड़ा किया है। दीपेंद्र जी ने कहा, और आप सब जानते हैं, यहीं पे कुरुक्षेत्र की भूमि में, हरियाणा में, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन दिया। और क्या कहा था उस समय कि जब जब इस दुनिया में अन्याय होगा तो सच्चाई और न्याय की आवाज उठेगी। मैं प्रकट होऊंगा, भगवान प्रकट होंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। ये आपकी परंपरा है। तो जब हम विनेश की बात करते हैं, सिर्फ विनेश का संघर्ष नहीं था, ये सिर्फ एक महिला का संघर्ष नहीं था, ये आप सबका संघर्ष है, ये आप सबकी लड़ाई है। जब इनके साथ अन्याय होता है, आप सबके साथ अन्याय होता है, आप सबका भरोसा टूटता है, आप सबके साथ विश्वासघात होता है। और आपकी परंपरा रही है, भगवत गीता की सीख से ही महात्मा गांधी जी ने हमारा स्वतंत्रता संग्राम चलाया। आज उनका जन्म दिवस है। आज अगर हम उनको याद करते हैं तो हमें एक बात याद आती है, सत्यमेव जयते, अहिंसा, सत्य। और कहाँ से मिली उनको ये बातें? भगवत गीता से मिली, भगवान श्री कृष्ण के प्रवचन से मिली, उनके संदेश से मिली। अभी नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, दशहरे पे हम किस चीज की विजय मना रहे हैं? न्याय की विजय मनाने जाएंगे। अन्याय के खिलाफ न्याय की विजय, असत्य के खिलाफ सत्य की विजय मनाने जा रहे हैं। तो ये हमारी महान धार्मिक परंपरा है, और खास तौर से यहाँ आपकी धरती की। और आज आपके साथ हर स्तर पर विश्वासघात हो रहा है, हर स्तर पर अन्याय हो रहा है। मैंने कहा, किसानों की धरती है, जवानों की धरती है, पहलवानों की धरती है। किसानों के साथ कितना अन्याय हुआ। 3 काले कानून लाने वाले मोदी जी अपने घर से तब 5 मिनट के लिए बाहर नहीं आ पाए, जब आप महीनों से उनके दरवाजे के पास कुछ ही किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हुए उनसे न्याय मांग रहे थे। वो ऐसे कानून बनाने जा रहे थे जिससे आपके पेटों पे लात पड़ती। उनको मालूम था कि इन कानूनों से सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा होगा, किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर भी वो पीछे हटे नहीं। आपने संघर्ष किया, बैठे रहे महीनों के लिए, आप पे लठ चलाया गया, आपको मारा पीटा गया, 750 किसान शहीद हुए। ये हिले नहीं, हिले तब
जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आया, जिसका जिक्र आपने किया दीपेंद्र जी, जब चुनाव आया तब हिले, तब इनको लगा कि अब चुनाव में मुश्किल हो जाएगी, ये 3 काले कानून हम वापस ले लेते हैं। तो किसानों के साथ इन्होंने सरासर